नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीकेंड करंट अफेयर इवेंट में आप सभी का स्वागत है। यह सेशन बाइलिंगुअल रहेगा। इस इवेंट में हमने 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इवेंट है उनको डिस्कस किया है। यह करंट अफेयर का 18th सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया था 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल जो बीती 18 अप्रैल है उसको विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डे को ऑर्गेनाइज करवाता है। अगर हम बात करें 2020 की थीम क्या रही, तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इस साल की थीम रही है 2020 की। अगर हम बात करें इन जितनी भी हेरिटेज साइट्स होती है, जितनी भी विरासत रूपी स्थल होते हैं, उनका अगर कौन मेंटेन करता है तो इनको ICOMOS यानी कि इकोमॉस इसे मेंटेन करता है। तो इकोमॉस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है उनको मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हम इकोमॉस की बात करें तो ये एक काउंसिल है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स होती है उनकी ये एक इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं। तो इंटरनेशनल काउंसिल है और इसका हेड इसका किसके अंडर में काम करना होता है? तो इसका यूनाइटेड नेशंस के अंडर में यह कार्य करती हैं। अगर हम बात करें इन दोनों के हेडक्वार्टर की, यूनेस्को और इकोमॉस दोनों का हेडक्वार्टर पेरिस में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड लीवर डे, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया था? 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को विश्व वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया गया था। ये जितने भी डिजीज़ के डे होते हैं ये WHO ऑर्गेनाइज करवाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनको ऑर्गेनाइज करवाता है। इस साल की थीम रही है लव योर लीवर एंड लाइव लॉन्गर। तो इस साल की थीम क्या रही है? लव योर लीवर एंड लाइव लॉन्गर। तो ये एक आदर्श वाक्य है, आप इसे याद रखें। अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर हम नेक्स्ट बात करें UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे, और इससे बाद में वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे। तो UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे या वर्ल्ड चाइनीज़ लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया था 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया गया था। इस दिन कैंजी थे उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। कैंजी जैसे हमारे हिंदी मिथोलॉजिकल इन्वेंटर या गॉड माने, जैसे इंद्र देवता हो गए, भगवान विष्णु हो गए, तो वैसे ही कैंजी वहाँ के जो चाइना का रीजन है या चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो उनके एक मिथोलॉजिकल इन्वेंटर है चाइनीज़ लैंग्वेज के, कैंजी। ठीक है, तो कैंजी को ट्रिब्यूट देने के लिए UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 अप्रैल को। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे, तो इसको मनाया गया था 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया था, और यह मनाया गया था ऑन बर्थडे ऑफ विलियम शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर है जो कि इंग्लिश के बहुत ही बड़े राइटर, पोइट और कुछ भी बोले, इंग्लिश में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लिखा था। इस वजह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए विलियम शेक्सपियर को उनके बर्थडे पे वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे या वर्ल्ड चाइनीज़ लैंग्वेज डे और वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे, इनको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो यूनेस्को या यूनाइटेड नेशंस इन दोनों दिनों को ऑर्गेनाइज करवाता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 6 कार्यकारी या आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश, चाइनीज़ और इंग्लिश 6 प्रमुख भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच की, तो फ्रेंच भाषा 20 मार्च को वर्ल्ड फ्रेंच डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड रशियन डे की बात करें तो 6 जून को वर्ल्ड रशियन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड अरेबिक डे की बात करें तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पेनिश डे की बात करें तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड स्पेनिश डे और वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे दोनों सेम ही दिन मनाए जाते हैं 23 अप्रैल को। अगर हम बात करें वर्ल्ड
चाइनीज़ लैंग्वेज डे तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अप्रैल में ही 3 लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आप इनको ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, तो 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मक एवं नवीनपन दिवस के रूप में मनाया गया था। 2020 की थीम ग्लोबल गोल वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे की रही थी। तो थीम क्या रही या आदर्श वाक्य ग्लोबल गोल रहा था। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज बाय, तो यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगर हम बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी 1945 में, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज डे, तो सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन किस लिए मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे प्यारे भारत के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। तो उनकी याद में सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। उन्होंने अपने स्पीच में जो कि मेटकॉफ हाउस दिल्ली में दी थी, उसमें यह कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो सिविल सर्वेंट्स क्या है? स्टील फ्रेम है इंडिया के, यानी कि जितना भी हमारे देश के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं तो वो सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसी वजह से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहा है? सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ई ग्राम स्वराज पोर्टल या स्वामित्व स्कीम ऑन पंचायती राज डे, तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया था। तो 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया गया था। इस दिन दो इम्पोर्टेंट कार्य हुए थे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च हुआ था और एक स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। पहले हम देखते हैं स्वामित्व स्कीम। यह एक पायलट स्कीम थी और इसको 6 स्टेट में लॉन्च किया था। 6 प्रमुख राज्यों में लॉन्च किया था, यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र, एचआर हरियाणा, यूके उत्तराखंड एंड कर्नाटक में। तो कर्नाटक, यूके, एचआर, एमएच, एमपी एंड यूपी में इसे लॉन्च किया था स्वामित्व स्कीम को। इस स्कीम के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैब किया है सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में एंड स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ में, कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें कैसे लेटेस्ट ड्रोन बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी है। जितने भी जैसे ग्रामीण इलाकों में खाली बंजर भूमि पड़ी रहती है या वैसे ही खाली मतलब कि जो गैर आधिकारिक भूमि है, जो गैर सरकारी भूमि है, जिस पे कोई भी अधिकार अपना जमा लेता है और उसके बाद में वो बोलता है कि ये भूमि हमारे अंडर है, तो इसको ड्रोन बेस्ड सर्वे के थ्रू इसका यूज़ किया जाएगा और उसमें जितने भी रिवेन्यू कलेक्शन है फ्रॉम रूरल एरियाज़, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए और इस पे कैसे निगरानी रखी जाए, तो यह स्वामित्व स्कीम इस पे कार्य करेगी। शुरुआत में इसे 6 राज्यों में लॉन्च किया है और बाद में धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होगी। अगर हम नेशनल पंचायती राज डे की बात करें तो इसे फर्स्ट सेलिब्रेट किया था 2010 में, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और यूनियन मिनिस्टर अभी कौन है इसके? नरेंद्र सिंह तोमर इसके यूनियन मिनिस्टर है पंचायती राज सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खांगजुम डे या खोंगजुम डे, तो खोंगजुम डे 23 अप्रैल को मनाया गया था। अब ये डे कौन एंजॉय करता है? तो ये डे एंजॉय करते हैं मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोग या मणिपुर के लोग। इंडिया का एक स्टेट मणिपुर, वहाँ के लोग खोंगजुम डे यानी कि 23 अप्रैल को खोंगजुम डे के रूप में मनाते हैं। इस डे को क्यों मनाते हैं? तो हिस्ट्री में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में। तो 1891 में एंग्लो मणिपुर वार हुआ था। उन लोगों को, जितने भी वॉरियर्स जो ये युद्ध लड़े थे या शहीद हो गए थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जितने भी मणिपुर के लोग हैं वो इस दिन को मनाते हैं।
ठीक है। इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है एज वेल एज इसकी प्रेजेंट में भी इम्पोर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम खोंगजुम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये है खोंगजुम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पे स्थित है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। अगर हम बात करें मणिपुर की कैपिटल की, तो मणिपुर की कैपिटल भी कहाँ है, इम्फाल, और मणिपुर की में भी स्थित है, मणिपुर के इम्फाल में भी स्थित है खोंगजुम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें खोंगजुम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की, तो यह कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल साइट भी है, जिसमें कि इसकी इंपॉर्टेंस है टॉलेस्ट स्वॉर्ड स्टैचू इन द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे लंबी तलवार की स्टैचू बनाई हुई है संसार में। तो इसकी एक हिस्टोरिकल साइट भी बन चुका है यह खोंगजुम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो मणिपुरी भाषा बोली जाती है मणिपुर के लोग। सीएम यहाँ के कौन है मणिपुर के, तो एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। गवर्नर यहाँ की नजमा हैपितुल्ला यहाँ की कौन है, गवर्नर है। अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की स्थापना या कब बनकर सामने आया है, तो यह पूर्ण राज्य बनकर आया 21 जनवरी 1972 में यह पूर्ण राज्य बना था मणिपुर। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया था, ठीक है। इस साल की थीम क्या रही थी, केयरिंग थ्रू रीडिंग। तो रीडिंग के थ्रू कैसे केयरिंग बढ़ाई जाए, यह इस साल की थीम है 2020 की। अगर हम बात करें वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020, तो हर साल यूनेस्को कोई ना कोई सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल सेट करता है। अगर हम वर्ल्ड बुक कैपिटल की बात करें, कौन सी सिटी कैपिटल होगी, तो जिस सिटी में बुक्स एंड इसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ावा मिलेगा और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे, तो उस सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया जाएगा। और इस साल के लिए कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर क्या है, वर्ल्ड बुक कैपिटल है 2020 के लिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अली रेजा फिरोजा, तो अली रेजा फिरोजा हाल ही में PIN रहे हैं, पर्सन इन न्यूज़ रहे हैं, और इनका PIN रहने के पीछे कारण है यह विनर रहे हैं बैंटर ब्लिट्ज कप के। अगर हम बात करें बैंटर ब्लिट्ज कप, यह किस खेल के लिए खेला जाता है, तो यह चेस के लिए खेला जाता है, ठीक है, शतरंज। तो शतरंज के लिए दिया जाता है, बैंटर ब्लिट्ज कप खेला जाता है। अगर हम बात करें अली रेजा फिरोजा की, तो यह 16 वर्ष के ईरान के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में फर्स्ट रैंकर मैग्नस कार्लसन को, जो कि नॉर्वे के हैं, उनको हरा दिया है बैंटर ब्लिट्ज कप में, और उन्होंने यह कप जीत लिया है। और अगर हम रनर अप की बात करें, तो मैग्नस कार्लसन रनर अप रहे हैं, ठीक है। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अली रेजा फिरोजा बैंटर ब्लिट्ज कप के विजेता रह चुके हैं, और यह 16 ईयर के खिलाड़ी हैं फ्रॉम ईरान। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो कल के दिन 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर हम बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे की, ठीक है, तो यह क्यों मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WHO इसे ऑर्गेनाइज करवाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी डे होते हैं, जितने भी डिजीज़ के डे होते हैं, उन सबको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, WHO, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर मलेरिया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जितना भी मलेरिया के प्रिवेंशन और कंट्रोल बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो मलेरिया के कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है जिसको क्योर किया जा सकता है, और हाल ही में इसके पिछले साल में ही इस पे एक वैक्सीन भी बनी है, और इसका केन्या, अफ्रीका महाद्वीप के काफ़ी देश हैं, वहाँ पे इसका वैक्सीन का प्रयोग भी चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट में आना बाकी है, पर इसका प्रयोग भी चल रहा है। अगर हम बात करें थीम फॉर 2020 के लिए क्या थीम रही है, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, इसकी थीम रही है 2020 के लिए। अगर हम बात करें 2019 रिपोर्ट
जो कि आई थी, तो उसमें ये आया था कि नो ग्लोबल गेन्स इन रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शन ओवर द पीरियड 2014 टू 2018। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं जो WHO ऑर्गेनाइज करवाता है। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे। और 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोविड-19 स्पेशल इवेंट्स, तो कोविड-19 को लेके जितने भी स्पेशल इवेंट्स जो कि हाल ही में गवर्नमेंट डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ऐप लॉन्च हो रहे हैं और कुछ गेम वगैरह या कुछ इवेंट्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले अंबुबाची मेला पोस्टपोन। तो हाल ही में अंबुबाची मेला जो कि आसाम के लोग मनाते हैं, इन्होंने इस मेले को पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। ये आप सभी को पता है कि कोविड-19 आउटब्रेक बहुत ही ज़्यादा स्तर पर फैल चुका है कोविड-19, और इसी के चलते अंबुबाची मेला पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, अंबुबाची की बात करें तो इसमें कामाख्या देवी की पूजा होती है, और कामाख्या देवी का टेम्पल कहाँ पे है, तो गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी में इसका टेम्पल है, मंदिर है, जहाँ पे इसकी पूजा होती है। और तकरीबन लाखों में लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और यह एक एनुअल हिंदू मेला है, और एनुअल हिंदू मेला या इवेंट है जो असम के लोग मनाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, तो मिड ऑफ जून में मनाया जाता है। और अभी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम दोनों ने बैठ के इस पर डिसीजन लिया है कि अब से जितने भी इस पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पहले ही, और कुछ लोग जो पहले से ही मूव ऑन होना शुरू हो जाते हैं, इन मेलों की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू हो जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस मेले को, जो भी इस टेम्पल की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, उससे मना कर दिया गया है कि यह मेला ऑर्गेनाइज इस साल के लिए नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें असम की राजधानी तो दिसपुर, और यहाँ की राजभाषा असमिया। गठन इसका हुआ था 26 जनवरी 1960 में। राज्यपाल यहाँ के कौन है, जगदीश मुखी, और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम कोविड-19 मोबाइल ऐप, तो हाल ही में मिजोरम की गवर्नमेंट ने एम कोविड-19 करके एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो 3 हाई कोर्ट जो इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट है उनमें न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, और यह PIN के रूप में देखें और अपॉइंटमेंट के रूप में भी देखें तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता को अपॉइंट किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के हाई कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता को अपॉइंट किया गया है। मेघालय हाई कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया है, और उड़ीसा हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक को अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें संविधान में हाई कोर्ट का कहाँ डिस्कस हुआ है, तो आर्टिकल 214 में 214 में इसका डिस्कस हुआ है हाई कोर्ट्स का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एस बोबडे अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने यह डिसीजन लिया है ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। तो उन्होंने यह डिसीजन लिया है यूपी गवर्नमेंट ने कि इन हाउस फैसिलिटी दी जाएगी वर्चुअल कोर्ट्स की। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट अपने मामले सुलझाएगा अब से, जब तक कि कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा, इन हाउस फैसिलिटी देगा वर्चुअल कोर्ट्स के रूप में। ठीक है, तो यूपी ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट बन चुका है विथ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। तो उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया यूपी गवर्नमेंट ने जिसमें फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स दी जा सके। ठीक है, इसमें कौन कौन से कोर्ट की डिसीजन लिए जाएंगे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाकी सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसके केसेस यहाँ पे सुने जाएंगे, उनकी सुनवाई होंगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ और स्टेप जो यूपी गवर्नमेंट ने लिए हैं कोविड-19 आउटब्रेक के चलते, तो उन्होंने फूड सप्लाई के लिए है अन्नपूर्णा पोर्टल लॉन्च किया है, और सप्लाई मित्रा पोर्टल, ये 2 पोर्टल है, अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्रा पोर्टल फॉर फूड सप्लाई
टू फाइट कोविड-19 उन्होंने लॉन्च किए हैं। यूपी की बात करें तो कैपिटल लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक और हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट रोड जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन्होंने अप्रूव दिया है 585 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट, ठीक है, रोड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने यह अप्रूव दे दिया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट या हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, कैपिटल शिमला। देखिए, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं, गर्मियों में इसकी कैपिटल रहती है शिमला और धर्मशाला इसकी विंटर में कैपिटल ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि शिमला में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट एनिमल, इसका स्नो लियोपर्ड इसका स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन इसका स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो पिंक रोडोडेंड्रॉन इसका स्टेट फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। यहाँ के प्रेसिडेंट और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड आर मेल्पस। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड आर मेल्पस। हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अगर हम सब्सिडीज की बात करें, वर्ल्ड बैंक के पास में कौन कौन से सब्सिडीज हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें इसके सब्सिडरी हैं कुछ सहायक कार्यकारी समितियां हैं, ठीक है, जिसमें IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID। तो ये कुछ सब्सिडरीज हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 सब्सिडरीज है इसकी। IBRD की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो यह डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन से लेके डिसीजन लेता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये डेवलपमेंट से लेकर जितने भी जैसे काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं तो उनको भी ये लोन प्रोवाइड करवाता है। IDA इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, यह जितने भी डेवलप्ड नेशंस है या डेवलपिंग नेशन है उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की लोन देता है। अगर हम बात करें मीगा की, तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। और लास्ट वन एंड फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। तो ऐसे करके इसके 5 इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है वर्ल्ड बैंक की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और खरीफ क्रॉप की बात करें तो यह जून से जुलाई, क्योंकि अभी हाल ही में क्रॉप आने वाले समय में खरीफ क्रॉप को बोया जाएगा और उसी के चलते गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, क्योंकि कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है और किसानों की भी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी लो हो चुकी होगी। गवर्नमेंट की भी जो फैसले हैं तो वो डिसीजन इस क्रॉप को लेके मैटर करेंगे। खरीफ क्रॉप की बात करें तो इसकी सोविंग कब कौन से मंथ में की जाती है? जून से जुलाई में। और इसकी हार्वेस्टिंग या कटाई कब की जाती है? सितंबर टू अक्टूबर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप होती कौन सी है, तो खरीफ क्रॉप जितने भी क्रॉप जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो जिन क्रॉप में या जिन फसलों में पानी की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा हो उनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। अगर हम राइस की बात करें तो राइस एक इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, राइस चावल। नेक्स्ट अगर हम बात करें संजय कोठारी की, तो संजय कोठारी की हाल ही में CVC के रूप में चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, तो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है उनके सेक्रेटरी के रूप में ये कार्य कर रहे थे संजय कोठारी। इनका CVC के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया है। अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो यह एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में और यह एक इंडिपेंडेंट
कमीशन है, ठीक है। ये कोई सी भी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं, गवर्नमेंट के अंडर कार्य नहीं करता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कपिल देव, तो कपिल देव ने संजय कोठारी का स्थान लिया है। संजय कोठारी जो कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी थे, अब उनका स्थान किसने ले लिया है? कपिल देव ने, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्बेसडर टू BWF, ठीक है, तो पीवी सिंधु को एम्बेसडर टू BWF का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर हम BWF की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु को। BWF की स्थापना 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नूर, तो नूर हाल ही में न्यूज़ में रहा है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका डिस्कशन कर ही लिया होगा, हम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नूर ईरान का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। यह क्यों रहा है? क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था ईरान गवर्नमेंट का इस फील्ड में, ठीक है। अगर हम बात करें नूर की, तो नूर को एक अननोन रॉकेट जिसको गेज्ड या मैसेंजर के कहा जाता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको 425 किलोमीटर यानी कि 265 मील पृथ्वी की सतह से ऊपर की एल्टीट्यूड पे इसे लॉन्च किया गया है। इस पे यह घूमता रहेगा और इन्फॉर्मेशन देता रहेगा ईरान की गवर्नमेंट को या ईरान मिलिट्री को, ठीक है। अगर हम बात करें, यह एक 3 स्टेज रॉकेट था जो कि पावर्ड बाय था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। अगर हम बात करें यूएस ने, तो यूएस ने अभी ईरान को एक्यूज़ किया था वायलेटिंग द 2015 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। तो 2015 के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन थे, उसको वायलेशन के लिए यूएस ने इसे एक्यूज़ किया है ईरान को और इसी वजह से नूर इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो सेटलिंग टू द टॉप, ये एक बुक हाल ही में लॉन्च हुई है और यह पीवी सिंधु के लाइफ पे आधारित है और इसके राइटर कौन है? वी कृष्ण स्वामी। तो वी कृष्ण स्वामी जिन्होंने ये बुक लिखी है सेटलिंग टू द टॉप। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, तो विलियम ई कॉल्बी अवार्ड इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह हाल ही में न्यूज़ में रहा है और यह अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1991 में और यह अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो यह लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। तो ये किसे दिया गया 2020 के लिए? तो एडम हिगिनबॉथम को यह अवार्ड दिया गया था, विलियम ई कॉल्बी अवार्ड। उनकी एक बुक थी मिडनाइट इन चेरनोबिल। तो चेरनोबिल एक न्यूक्लियर डिजास्टर था, 1961 में हुआ था। चेरनोबिल एक सिटी है यूक्रेन की, वहाँ पे ये हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1961 में और उसी के बेस्ड उन्होंने ये एडम हिगिनबॉथम ने बुक लिखी थी मिडनाइट इन चेरनोबिल। आप देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू गाइज।